सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, साल 2019 के आखिरी दिन का सूरज अपने साथ खुशियां, गम, कामयाबियां, नाकामियां, मुश्किलात, आसानियां, उम्मीदें, हसरतें और ख्वाहिशात की यादें लिए गुरूब हो गया। साल 2019 पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए अगर मैं कहूँ कि कैसा साल रहा, इस साल दुनिया में हमने देखा कि क्या तब्दीलियां रहीं, पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां, ख़ास तौर पे कौन मिला, कौन बिछड़ गया, किसने कामयाबी समेटी और किसके हिस्से में नाकामी आई, किसने क्या खोया, क्या पाया। पाकिस्तान को इस साल में कितनी मुश्किलात का सामना रहा और कहाँ बेहतरी की उम्मीद नजर आई। हुकूमत और अपोजिशन साल 2019 में मुल्क और कौम के लिए हुकूमत ने, अपोजिशन ने क्या क्या किया, आज अपने प्रोग्राम में मैं बात करूँगी। सबसे पहले साइंस की दुनिया की। साल 2019 में इंसानी तारीख में पहली दफ़ा क्या हुआ था जी कि दुनिया की 8 रेडियो दूरबीनों ने मिलकर ब्लैक होल के गिर्द रोशनी खारिज करने वाला मादा है, आपको याद हो शायद, कि उसकी तस्वीर ली थी और उस मादे के बीच स्याह दायरा दिखाई दिया जिसे साइंसी ज़बान में ब्लैक होल कहा जाता है। अब उस तस्वीर ने तहलका मचा दिया था, याद करें, क्योंकि लोगों ने हमेशा साइंस और फिक्शन में ही ब्लैक होल का जिक्र सुना था और देखा था, जिसे पहली बार हकीकत में देखा गया साल 2019 में। और 2019 में ही एक ऐसा सियारा दरियाफ्त हुआ जहां पानी की मौजूदगी देखी गई। ये जो सियारा है ये ज़मीन से 8 गुना बड़ा है, जिस पर आबी बुखारात और इतना दर्जा हरारत कहने के मौजूद है जो पानी को लिक्विड फॉर्म में रख सकता है। अच्छा, 2019 की अगर हम बात करें, इसी साल में ये बहस भी अपने कहने के इख्तिताम को पहुंच गई कि ज़मीन पर पहले कौन आया। खुश्की पर पौधों से पहले भी फंगस आया। देखिए, अब ये भी कन्फ्यूजन है कि फंगस आया या आई, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि फंगस आया या फंगस आई, ऑन अ लाइटर नोट। फिर 2019 में साइंसदानों ने ज़मीन के गिर्द घूमती चट्टान भी दरियाफ्त की थी और नासा की जानिब से 6 जनवरी 2006 को प्लूटो की तरफ भेजी गई खलाई शटल 3 जनवरी 2019 को हमारे निज़ाम शमसी के गिर्द मौजूद पत्थरों के इलाके में पहुंची थी, जिसे कुइपर बैलिस्ट भी कहा जाता है। अब ये खलाई गाड़ी एक समझ लें कि ऐसे पत्थरों के पेयर के पास से गुजरी जो किसी को बर्फ़ का मुजस्मा लगा तो किसी को यूं लगा जैसे लाखों साल से 2 पत्थर आपस में टकराते हुए जुड़ गए हों और इस तरह ये ज़मीन के गिर्द घूमती हुई चट्टान दरियाफ्त हो गई। अच्छा, कुछ अहम वाक़यात थे जो साल 2019 में तारीख़ ने साइंस के चैप्टर में दर्ज किए। साइंस का चैप्टर मैंने आपको खोल के दिखाया। अब इसी तरह अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह पर 2019 में कुछ ऐसी बड़ी तब्दीलियाँ आईं जिनका हम जिक्र कर लें, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल हुई। शुमाली कोरिया और अमरीका, इन दोनों की मिसाल ऐसी ही है जैसे पाकिस्तान और भारत। शुमाली कोरिया को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे शुमाली कोरिया में पैदा होने वाले हर बच्चे का मकसद अमेरिका का खात्मा है, ऐसे हथियार बनाना है जिसके ज़रिए वो अमेरिका को शिकस्त दे सके। और दूसरी जानिब अमेरिका ने भी शुमाली कोरिया पर पाबंदियाँ आयद की हुई हैं और अमेरिका भी शुमाली कोरिया की धमकियों का जवाब इसी तरह देता आया है। साल 2019 में दुनिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के जो सरबराह किम जोंग उनका तारीखी मुसाफा भी देखा। अमरीकी सदर खुद चलकर, और ऐसा पहली बार हुआ कि सदर ट्रंप ने अपने दौरे के सियासी अंदाज को बदल दिया। उन्होंने दूरबीन का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही बम हमले से हिफाजत के लिए जैकेट या सूट का इस्तेमाल किया। अब टीवी पर इस मुलाकात को बराह रास्त दिखाया गया। 2019 में जनवरी से अगस्त के दौरान ब्राज़ील में जंगलात में आग लगने के वाक़यात में भी गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 84% 84% इजाफा हुआ। आपने सही सुना, 84%। अब इस वजह से गुज़श्ता 6 बरस के दौरान अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा नुकसानात की इतलात भी सामने आती रहीं। इस आग की वजह से ना सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया के क्लाइमेट पर हम कह सकते हैं कि असर पड़ा और इस आग को ज़मीन के फेफड़ों में लगने वाली आग भी करार दिया गया था।
2019 में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अजियत से दो चार किया। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में, आपको याद होगा, जुमे की नमाज की अदायगी के दौरान एक 28 साला दहशतगर्द ने 2 मसाजिद में घुसकर फायरिंग की थी और आपको याद होगा 49 नमाजी शहीद हो गए थे, जबकि इतनी तादाद 48 से ज़ायद बताया जाता है जो ज़ख्मी थे। आलम इस्लाम ने उस वाक़ये को इंसानियत पर हमले से ताबीर किया था और दुनिया भर के रहनुमाओं ने इसको इस्लामोफोबिया का शाखसाना और सफ़ेद नस्ल परस्ती का उभरता हुआ एक घिनौना मज़हर करार दिया था। सफ़ेद फाम दहशतगर्द जिसका नाम ब्रेटन था, वो हमले के दौरान इस्लाम और तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जहर भी उगलता रहा, आपको याद होगा। और इसके बाद न्यूजीलैंड में मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद, अल नूर मस्जिद है उसके सामने एक पार्क था, आपको याद होगा, वहाँ पे जमा हुए थे, जहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म भी शरीक थी, उन्होंने शिरकत की थी और वज़ीर आज़म भी थी और उन समेत कई जो गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं, आपको याद होगा, उन्होंने अज़ान के एहतराम में सर ढांप रखे थे। बहुत अच्छा लगा देख करके, उन्होंने अज़ान का एहतराम भी किया, हालांकि वो गैर मुस्लिम थे, बहुत एहतराम किया अज़ान का। अच्छा, मुल्क भर में जुमे की अज़ान के बाद 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई थी और ईद सानिया क्राइस्ट चर्च इसके तमाम जो शोहदा हैं उनको खिराज अकीदत भी पेश किया गया था। उसके बाद जी जुमे का खुतबा और नमाज भी अदा की गई थी। अब 2019 में पेश आने वाला ये वाक़या भी आप समझ लें ऐसा था जिस पर हर दर्द दिल रखने वाला इंसान गमगीन था, गमज़दा था और अजियत में मुब्तला था। साल 2019 ने भारत के चेहरे पर से, अगर मैं कहूँ कि कई नकाब उतार फेंके, आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, भारत ने इसी साल 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर बाकायदा हमला करके आर्टिकल 370A का खात्मा किया और मकबूजा कश्मीर को फ़लस्तीन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब भारत की इस कोशिश के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी भी आ गई। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने लगा, मज़ीद बढ़ा दिया गया जुल्म व सितम, और साथ ही साथ भारत ने भारतीय मुसलमानों को भारत से बेदखल करने का फ़ैसला भी किया। भारतीय पार्लियामेंट में एक ऐसा मुतनाज़ बिल पास करवाया गया जिसमें भारतीय मुसलमानों को भारतीय मानने से इनकार कर दिया गया। सोचें ज़रा, मकसद क्या? इसका मकसद मुसलमानों का भारत से सफाया, सीधा सीधा यही मकसद। और इस बिल के बाद, अगर मैं बात करूँ इस बिल की, तो इसके बाद पूरे भारत में आपने देखा, आप देख भी रहे कि मुजाहिरे फूट पड़े जिसमें सैकड़ों मुजाहिरीन जान से भी गए, हज़ारों को जेल में डाल दिया गया। अब भारत के इस मुतनाज़ तरीन बिल ने दुनिया पर भारत की हकीकत खोल कर रख दी, अयां कर दी। पूरी दुनिया ने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में जारी जो सूरत हाल उस पर तशवीश का इजहार किया, बल्कि अब भारत के अंदर मुसलमानों के साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी हैं उन पर खुद मुसलमान भी जिन्ना के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए को तस्लीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी गलती मान रहे हैं कि हमारे बाउजदाद ने गलती की थी, भारत का साथ देख के और पाकिस्तान की मुखालफत करके गलती मान रहे हैं, वो पछता रहे हैं। वो 2019 का फरवरी पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा अहम साबित हुआ जब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने भारत के शिकवे पर कैसा जवाब शिकवा दिया। याद होगा आप सब लोगों को, भारत ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके एक मदरसे को निशाना बनाया था जिसमें क्या बताते थे, 300 से ज़्यादा दहशतगर्द थे। और हकीकत क्या थी? हकीकत यही थी कि भारतीय जंगी जहाज़ों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन पाक फ़ज़ाइया की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत भारतीय जंगी जहाज़ अपना सामान गिराकर भाग गए थे भगोड़े। भारत अब इस हज़ीमत को बर्दाश्त नहीं कर सका था और फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की भारत ने, जिसका नतीजा क्या हुआ? 27 फरवरी का वाक़या, किसको भूल सकता है, जिसमें पाकिस्तान ने फिल्म का ट्रेलर दिखाकर भारत को बता दिया कि फिल्म का अंजाम क्या होगा। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सुना होगा आपने ये डायलॉग। अच्छा जी, पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी जहाज़ मार गिराए और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी पकड़ लिया। भारत जो बदमस्त हाथी की तरह कह लें पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद भारत के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान में दरअंदाजी की ये वो भारतीय कोशिश आप समझ लें, कह लें, जिसने पूरी दुनिया को एटमी जंग के ख़तरे से दो चार कर दिया था। तमाम लोग परेशान हो गए थे, आगे क्या होगा। अब सारे ममालिक में शदीद कह दूँ कि तशवीश की लहर दौड़ गई थी तो गलत नहीं होगा।
अमरीकी सदर, सुपर पावर कहता है ना अमेरिका खुद को, वहां का सदर देखें एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गए। उन्होंने मामलात को सियासी तौर पर हल करने की, आपको याद होगा, पेशकश की थी। अब इसी तरह जो दीगर ममालिक के सरबराहान थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार को ओपनली खुले अल्फाज में सराहा अपने अपने अंदाज में। अब यहाँ तक कि भारत से भी पाकिस्तान के हक में आवाज़ें उठने लगी, क्योंकि पाकिस्तान ने ना हमले में पहल की थी और ना हमले का जवाब दोबारा हमला करके दिया था, बल्कि पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत था कि दोबारा भारत की जुर्रत ना हुई कि वो पाकिस्तान की जाने पेशकदमी कर सके, मैली आंख से देख सके। मैली आंख से देखेंगे, आंखें निकालना जानते हैं हम पाकिस्तानी। भारतीय हुकूमत को अगर मैं कह दूँ इस पूरे वाक़े पर रुसवाई का सामना करना पड़ा, ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, तो गलत नहीं होगा। उनके अपनों ने ही उन पर कई सवाल उठा दिए और इस तरह भारत का ये ड्रामा कह लें, ये अपने अंजाम को जा पहुंचा बड़ी ज़लालत के साथ। बड़ी ज़लालत का सामना करना पड़ा भारत को। साल 2019 के ये वो वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुए। अब बात करती हूँ मैं हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए, मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए साल कैसा रहा? इस साल पाकिस्तान में क्या होता रहा? पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पे क्या होता रहा? ये साल पाकिस्तान के लिए हंगामा आराई का साल रहा। कभी लगता था कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक होने वाला है, तो कभी ऐसा लगता था कि हुकूमत शायद अब गई, अगले 2 मिनट बाद गई, अगले 2 दिन बाद, कैसा नक्शा खींचा जाता था। अब साल के आगाज़ में साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब, वज़ीर ख़जाना असद उमर जो IMF से मुज़ाकरात करते रहे थे, आपको याद होगा, जिनसे बात नहीं बन सकी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद IMF के सरबराह से, आपको याद होगा, मुलाकात की थी। सऊदी वली अहद जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है, वो भी साल के शुरू में ही पाकिस्तान आए थे, ये भी किसको भूल सकता है। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। अब उनका जो दौरा है वो अहमियत का हामिल था। और 2019 हुकूमती वज़रा के लिए अगर मैं कह दूं कि इम्तिहान साबित हुआ, तो शायद आप लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने 2019 के आगाज़ में अपनी टीम में तब्दीलियां शुरू कर दी थी। अब जिनका नारे तब्दीली होगा तो तब्दीलियां तो होंगी ना, चाहे वो टीम में तब्दीलियां हो जाए, पाकिस्तान में हो ना हो। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़जाना और जो दूसरे वज़ीर हैं उनको तब्दील किया गया था, आपको याद होगा। उनकी जगह मुआवने ख़ुसूसी से काम लिया जा रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अब इस जवाब में होने वाला एक बड़ा अहम वाक़या सानिया साहिवाल था। ये किसे भूल सकता है? ये एक ऐसा वाक़या था जिसके बारे में मेरे ख्याल से जितना बोला जाए उतना कम होगा, लेकिन इसका ड्रॉप सीन बड़ा अजीब था, अजीबोगरीब था। इस सानिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुलव्विस तमाम लोगों को अदालत की तरफ से ज़मानत मिल गई और वो बरी हो गए। क्या कहते हैं, बरी के साथ बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। हुकूमत ने फ़रीक बनकर केस पर नज़र सानी की दरख्वास्त की। निशवा नन्ही बच्ची की हलाकत का केस भी पूरे पाकिस्तान को लर्जा गया। कराची में नन्ही बच्ची का अस्पताल की गफलत से हलाक होना, जहां हर दिल परेशान था, हर आंख नम थी, तमाम लोग गमगीन थे, वहीं पर मेरे ख्याल से हमारे सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान का दौरा किया और बहुत सी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तवज्जो साल के शुरू में कबायली इलाकों पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रही। उन्होंने 3 मरतबा वहाँ जाकर खिताब किया, 3 मरतबा। अच्छा, इस साल ये जो यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी पूरे पाकिस्तान को परेशान किए रखा। ना उनके मुतालिबात ख़त्म होने का नाम ले रहे थे, ना उनका एहतजाज थमने का नाम ले रहा था। कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, कराची से शुरू हो जाए खैबर पख्तूनख्वा तक डॉक्टर्स एहतजाज करते रहे और मरीज़ रुलते रहे, जान गंवाते रहे। साल 2019 में, अब ज़रा आगे चलते हैं, साल 2019 में कुछ हुकूमती वज़रा ने इमरान खान के लिए ज़बरदस्ती के मसाइल पैदा किए। सही सुना आपने, ज़बरदस्ती के मसाइल। रमज़ानुल मुबारक में साबिक वज़ीर इत्तलात और जो मौजूदा वज़ीर साइंस हैं आइंस्टाइन पाकिस्तान के, उन्होंने चांद पर नई से नई बहस का आगाज़ कर दिया, जिससे साइंसदान ही परेशान हो गए होंगे कि भाई ये कौन आ गया मैदान में, हमें भी सिखाने। पूरे मुल्क में अब एक अजीबो गरीब सी बहस का आगाज़ हो गया कि क्या करें और क्या ना करें। सिंपल, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सोच उभरी कि भरोसा आखिर करें तो किस पर करें? आइंस्टाइन पर करें। और पहली बात, आइंस्टाइन है ये, क्योंकि चांद देखने वाले भी हुकूमती नुमाइंदे हैं और वज़ीर साइंस भी हुकूमती नुमाइंदे हैं। एक टेबल पर बैठकर मसले का हल निकालने के बजाय ये मसला मीडिया के ज़रिए बयान होता रहा।
सिंध के लिए 2019 की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल से बदतरीन साल रहा। सिंध में HIV के मरीजों की तादाद ने पूरे पाकिस्तान में तशवीश की एक लहर दौड़ा दी। इस्लामाबाद में याद होगा आपको, फरिश्ते नामी लड़की को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया जिस पर हुकूमत को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, आपको याद होगा। और इसके अलावा तारीख में पहली मरतबा क्या हुआ कि जी किसी हुकूमत ने हजाज अकराम से ली गई रकूम उन्हें वापस की है। हुकूमत ने हजाज अकराम से ली गई रकूम से 25 से लेकर 58,000 रुपये तक उन्हें वापस किए। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद जमा हुई लेकिन ऑपोजिशन नाकाम रही इस करारदाद को कामयाब कराने में। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो रिकॉर्डिंग ने एक भूचाल पैदा कर दिया। अब उस वीडियो से मरियम नवाज़ को बहुत सारी उम्मीदें थी, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन लग ऐसा रहा था कि इस वीडियो की रिलीज़ के बाद पूरी कौम सड़कों पर निकल आएगी और जेल का दरवाज़ा तोड़कर हज़रत नवाज शरीफ को बाहर निकाल लेगी। लेकिन मरियम बाजी को नाकामी का सामना करना पड़ा और उनके अपने सगे चचा इस मामले से अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दी। ऐसा ही था। बरतानवी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट्स को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ी लफ्जी जंग हुई। इसमें एक गैर मुल्की सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जिस पर शहबाज शरीफ ने दावा किया कि वो इस रिपोर्टर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, आज भी उस मामले पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। यहाँ पे क्या कहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ, माशाल्लाह कहूँ, क्या कहूँ, देख लें, आपको जो समझ आता है आप खुद कह लें। साल 2019 में कराची के कचरे के चर्चे बहुत ज़्यादा हुए, बल्कि कराची की सियासत में अगर सबसे अहम किसी का किरदार था तो यकीन जानिए वो कचरे का था। इतना लोग सियासतदानों को याद नहीं करते थे, कचरे को याद करते थे, और कचरे को याद करके सियासतदानों को जिन अल्फाज में याद करते थे, मेरे ख्याल से वो अल्फाज बोलूँगी तो सियासतदान नाराज़ हो जाएंगे, पहले बड़ा नाराज़ रहते हैं। कचरे को उठाने के लिए बहुत सारे दावेदार आए मैदान में, लेकिन ये कचरा आज भी कराची की उसी शान व शौकत के साथ कराची में आपको मौजूद नज़र आएगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने भी कचरा उठाने का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत ने भी कराची को साफ़ करने का ऐलान किया था। रहे मेयर कराची, उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे कराची के सारे मसाइल को एक जगह जमा कर दिया जाए तो बनता है एक मेयर कराची। बेख्तियार कह लें, लाचार कह लें, मजलूम कह लें, बेकार कह लें, बदहाल कह लें, मेयर कराची। 2019 पाकिस्तानी अवामी तहरीक के सरबराह, पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो सरबराह हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनकी सियासत के लिए आखिरी साल साबित हुआ। उन्होंने इसी साल सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अच्छा ये साल मौलाना फजलुर रहमान के लिए, अब आप कहते हो कि फ़िज़ा ने मौलाना का जिक्र नहीं किया, ये कैसे हो गया, कह रही हूँ जिक्र। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए साजगार साबित नहीं रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे साल हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की कोशिशें की और चलाई भी। पूरी अपोजिशन को इस बात पर आमादा किया कि हुकूमत को घर भेजने के लिए अमली जद्दोजहद की जानी चाहिए। और जब मौलाना को यकीन हो गया कि अपोजिशन उनके साथ है तो उन्होंने एक तहरीक, कन्फ्यूजन भरी तहरीक, कई नामों से चलाने का ऐलान किया। अगर कन्फ्यूजन ना होती तो इतने नाम ना होते, एक ही नाम होता, एक मकसद होता और कामयाब भी होते। इतने नाम थे, मकसद कोई था नहीं, तहरीक नाकाम। मौलाना की एक ही तहरीक के कई नाम थे। पेशावर में ये तहरीक नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से चली, आपको याद होगा। लाहौर में मिलियन मार्च था, कराची में आज़ादी मार्च था, और भी पता नहीं कितने नाम इस तहरीक के एक मौलाना ने रखे हुए थे। अब इस तहरीक में शामिल होने वालों की जो सबसे बेहतरीन बात थी वो ये थी कि वो तमाम लोग एजेंडे से ही लाइल्म थे। कई तो झूले लेने आए हुए थे, वहाँ पे बड़े बड़े बच्चे झूलों पे सवार थे। कोई कह रहा था कि मुल्क पर यहूदियों का कब्जा हो गया। कोई क्या कह रहा था, जी कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए आए हैं, झूलों पे बैठ के कश्मीर आज़ाद करवाएंगे मौलाना की बातें सुन के। कोई कह रहा था कि जी नामूस रिसालत की वजह से हम बाहर आए हैं। कोई कहता था पाकिस्तान को ख़तरा है, कोई कहता था मईशत डूब रही है, कोई कहता था जमहूरियत ख़तरे में। बहरहाल ये तहरीक चली तो बड़ी ज़ोर व शोर से थी, लेकिन नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकलता कैसे जब को मकसद ही वाज़ेह नहीं था, तो नतीजा कैसा। अच्छा, मौलाना ने यह तहरीक, ये भी आपको याद करो, एन उस वक्त शुरू की थी जब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का मुकदमा दुनिया में लड़ रहा था। बड़ा मुकदमा दुनिया में लड़ रहा था। मौलाना के उस धरने ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर मट्टी डाल दी। अच्छा, इसी साल की अगर मैं बात करूं तो इसी साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसीक़ का मसला अदालत आलिया तक जा पहुंचा। अदालत ने हुकूमत को कवानीन साजी के लिए कहा कि वो अगर किसी आर्मी चीफ को तौसीक़ देना चाहती है तो दे, लेकिन इसके लिए कोई कानून बनाए। अब ये कानून 6 माह में बनता है या नहीं, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है।
नवाज शरीफ साहब नेशनल बीमार, पाकिस्तान के कौमी बीमार। नवाज शरीफ को ज़मानत भी इसी साल मिली और वो अपने भाई समेत लंदन पहुंच गए। भाई साथ नर्स का काम अंजाम दे रहे हैं और लंदन में पहुंचकर एक और चीज़, वो उस्मान बुज़दार साहब को लव लेटर्स लिख रहे हैं। लव लेटर का मतलब तो समझते होंगे ना। अच्छा जी, उनको लव लेटर क्या लिखते हैं कि उनको थोड़ी और मोहलत दे दी जाए लंदन में रहने की, क्योंकि उनका इलाज जो है वो लाइलाज है। कोशिश की जा रही कि शायद इलाज हो जाए या शायद सदियों पे मुहित होगा। अच्छा, तलबा यूनियंस का शोर भी बड़े ज़ोरों शोर से उठा कि तलबा यूनियंस को बहाल किया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट भी किया था, आपको याद होगा कि हम इसके लिए इक़दामात ज़रूर करेंगे। अब साल के आखिर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। वुकला जो पढ़ा लिखा तबका कहलाता है, उन्होंने अस्पताल पर हमला करके अपनी साख को शदीद नुकसान पहुंचाया। हॉस्पिटल पर होने वाले उस हमले में बहुत सी कीमती जानें भी ज़ाया हुई। अच्छा, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का केस भी इंतहाई अहमियत का हामिल रहा, जिसमें उन्हें आइन शिकनी के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई और अगर वो जिंदा पाकिस्तान नहीं आते तो उनकी लाश को भी लटकाने का हुक्म दिया गया, जिस पर हुकूमत भी मैदान में आई और फौज भी। ये पाकिस्तान में होने वाले चंद वो अहम वाक़यात थे जिनका शोर पूरे साल ही सुनाई देता रहा और जिन पर बात अगले साल भी मेरे ख्याल से होती रहेगी। अब इसी साल हमसे कुछ ऐसी शख्सियात भी बिछड़ गईं जिनके बिछड़ने से पैदा होने वाला जो खला है वो कभी भी पूर्ण ना किया जा सकेगा। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नामवर अदाकार गुलाब चांडियो तवील अरसे से बीमार रहने के बाद 18 जनवरी को विफात पा गए। इसी साल उन्होंने सिंधी उर्दू फिल्मों में और सैकड़ों ड्रामों में काम किया था। लेजेंड अदाकार आबिद अली भी 2019 में बिछड़ गए और उनका इंतकाल 5 सितंबर को हुआ। कामयाबी के उफक पर चमकता हुआ रोशन सितारा अदाकार इस्माइल चंगेज़ी ने भी 2019 में दुनिया को खैरबाद कह दिया और उन्होंने, मैं आपको याद करवाती हूँ, जंगलूस, मंदी, गॉडफादर, अनकही, 0 पॉइंट और 50-50 जैसे नामवर ड्रामों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए थे। मारूफ अदाकारा ज़हीन ताहरा, किसी को कैसे भूल सकती हैं। ज़हीन ताहरा का इंतकाल कराची में इसी साल 9 जुलाई को हुआ। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ज़हीन ताहरा, आपको याद करवाऊँ कि पीटीवी की तारीख की सबसे सीनियर और बुजुर्ग अदाकारा थी और वो इब्तिदा से ही टीवी स्क्रीन पर छाई रही थी। नामवर अदाकारा ने 700 से ज़ायद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे और पीटीवी का जो सबसे मकबूल तरीन ड्रामा कह लें, खुदा की बस्ती, उसमें काम करने का भी एजाज़ हासिल था। सोहनी धरती अल्लाह रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे मकबूल गीत गाने वाले नामवर गुलकारा शहनाज बेगम भी इसी साल जहाने फ़ानी से कूच कर गईं और उनका इंतकाल 24 मार्च को ढाका में हुआ। ये वो सितारे थे जिनकी ज़िंदगियों के चिराग साल 2000 में बुझ गए, लेकिन उन्होंने जो खिदमात इस मुल्क और कौम के लिए अंजाम दी उसकी वजह से इनको रहती दुनिया तक यकीनन याद रखा जाएगा। अच्छा, साल 2019 में कुछ बयानात भी ऐसे दिए गए जो बहुत मशहूर और बहुत मकबूल हुए, आपको दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना था और साल 2019 के बारे में मैं बात कर रही थी। साल 2019 के कुछ बयानात हैं, उनका क्लिप हमारे पास होगा। रजा ज़रा वो क्लिप चलाइएगा। क्या कहूँ, हमारे जीनियस सियासतदान, उनके बड़े बड़े बयान 2019 के बयानात थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, पूरे प्रोग्राम में मैंने आपको अक्स दिखाया साल 2019 का जो कि जा रहा है। अब साल 2020, आई विश कि हमारे पाकिस्तान के लिए साल बहुत अच्छा साबित हो। अब साल 2019 का आखिरी सूरज भी गुरूब हो गया। साल 2019 के हवाले से हुकूमत से माइनस का मामला डिस्कस हो रहा था, लेकिन ये ख़त्म हुआ इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार के दर्जा हरारत माइनस पर। कैसे ख़त्म हुआ ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमेशा की तरह हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, नया साल आपको मुबारक हो जी। सूरज गरूब हो चुका 2019 का। अच्छा जी, माइनस का मामला बड़ा डिस्कस हो रहा है, पूरा साल ही डिस्कस होता रहा। अब आज कल ज़्यादा मतलब जोर पकड़ा हुआ था इसने, लेकिन मामला इस्लामाबाद के -1 दर्जा हरारत पर ख़त्म हो गया। ये सियासी माइनस से टेम्परेचर वाला माइनस कैसे आ गया, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि -1 होना था और वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। जिसने भी ये लिखा है, कमाल लिखा है कि टेम्परेचर जो है वो -1 पे आ चुका है। ये वो -1 था जिसके बारे में फजल रहमान साहब को यकीन दहानी कराई गई थी। देखें, बात यह है कि पूरा साल 2019
फेक न्यूज़ का अगर पिछले जब से हमने कम से कम होश संभाला है, अगर किसी एक साल में सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ हमें नज़र आई हैं तो वो ये साल 2019 था। आप साल के शुरू से देख लें, शुरू से ये कहा जाता रहा कि पहले दिन, बल्कि ये तो हुकूमत जिस दिन से आई थी उसी दिन से ये था कि ये नाकाम हो गई है, ये नाअहल हैं, ये ना तजर्बाकार हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। फिर 2019 शुरू हुआ, फिर एक मौके के ऊपर ये कहा गया कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं। बल्कि अभी कुछ दिन पहले जब शहबाज शरीफ यहाँ से फ़रार हो गए अपने मुबैना बीमार भाई के साथ, तो कहा गया कि शहबाज शरीफ वहाँ लंदन में बैठ के अपनी काबीना फाइनल कर रहे हैं कि जब वो आएंगे तो उन्होंने काबीना में वज़ीर कौन कौन से रखने हैं, और शेरवानी उन्होंने वहीं से ही कोई नाप शाप भेज दिया और यहाँ पे सिलवाई जा रही है शेरवानी जो उन्होंने पहननी है। फिर आप देखें फजलुर रहमान साहब जब आ रहे थे तो कहा जा रहा था कि फजलुर रहमान साहब रवाना होंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी, वो जब रवाना होंगे तो पूरे पाकिस्तान के गली गली मुझे आवाज़ बहुत ऊंची आ रही है सदीक की, जरा आवाज़ को मैनेज कर दीजिएगा। साल 2019 में मेरी टीम ने मुझे आवाज़ के मामले में बड़ा तंग किया, मैं दुआ करती हूँ 20 में मुझे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी टीम प्लीज़ आवाज़ बैलेंस कर दीजिएगा। जी सदीक, लाइव शो है ना, मैंने कहा लाइव शो में इसी तरह बात की जाती है। कह रहा मेरा टीम से बड़ा प्यार है, टीम से गिले शिकवे भी होते रहते हैं, और सदीक बड़ा हंस रहे। सदीक किस बात पे हंस रहे, ज़रा ये भी बताइएगा। नहीं वो मैं ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, अच्छा बहुत से लोग सदीक होते हैं, लाइटर नोट पे बात करूंगी। हाँ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ सदीक, आपके साथ कभी, यानी कि चले साल 2019 का आखिरी प्रोग्राम है, जरा थोड़ी सी मजे की बात करते हैं। अक्सर लोग करते हैं कि उनको यकीन नहीं होता कि हम लाइव आ रहे होते हैं, वो समझते हैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, तो वो टेलीफोन मिला के आपका नंबर आपको कॉल करने की बड़ी कोशिश करते हैं कि शायद हम ऑन एयर उनकी कॉल काटेंगे, रिसीव करेंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी बिल्कुल, ये होता रहता है, जाहिर है। तो बिल्कुल वो मैं इसलिए हंस रहा था कि आपने बिल्कुल ऑन एयर, ये टीम जो है एक फैमिली की तरह होती है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन बहुत लोग इसको समझते हैं कि पता नहीं ये बहुत ही कोई गलत चीज़ हो गई है। वैसे भी रज़ा में हम सब बड़े मोहब्बत करते हैं और पूरी टीम, जाहिर है इस प्रोग्राम के पीछे पूरी टीम की मेहनत भी होती है और पूरी टीम का काम भी होता है। बस रज़ा आपको प्रोग्राम के बाद फोन करके कहेगा थैंक यू। अच्छा चलें आगे चलते हैं। दिसंबर में भी जो हुकूमत के 2019 चला गया, 2020 आ रहा है, मुझे बताएं 19 में जो अफवाहों का एक बाजार गर्म था, तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत के घर जाने की जो अफवाहें हैं इनका सूरज भी 2019 के साथ गुरूब हो गया, या 20 में दोबारा जो तुलू होगा उसमें भी ये अफवाहें साथ जन्म लेंगी दोबारा? नहीं देखें, ये आपको ये मायूस नहीं, ये लोग आपको मायूस नहीं करेंगे। अब नई तारीख दे दी गई है मार्च की तारीख है, नहीं जी मार्च में हुकूमत जाएगी। अब उन्होंने कम से कम ये किया है कि 3 महीने का मार्जिन दे दिया ताकि 3 महीने हम इसको डिस्कस कर सकें और ये लोग खबरों में रहें। तो मैं यही कह रहा था कि देखें फजलुर रहमान साहब के मामले में जो सबसे बेहतरीन मौका था ना तमाम बहुत सारे चेहरों के बेनकाब होने का, वो फजलुर रहमान साहब का मार्च था। वो खूनी लिबरल, वो नाम नहाद सेकुलर, वो मोमबत्ती माफिया, वो मजहबी इंतहा पसंद, वो मजहबी जनूनी, सारे एक पेज पर थे। वजह क्या थी कि सारों का मफाद फजलुर रहमान साहब से वाबस्ता था। वैसे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद अगले हफ्ते 10 दिन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हो कि अपोजिशन ने तय किया है कि अब उन्होंने फजलुर रहमान साहब की जगह अपना कप्तान जो है ना वो हरीम शाह को बना दिया है, क्योंकि उन्हें ऐसे बंदे की जरूरत होती है जिसके पास मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कुछ ना कुछ हो। तो बात यह है कि फजलुर रहमान साहब वाला जो वो मामला था वो तो उसमें तो ये फेल हो गए। अब एक ही मेरा ख्याल है इनकी उम्मीदों का मरकज और महवर रह गई है, वो हरीम शाह हैं। अगर ये हरीम शाह को अपने कायद और कप्तान बना लें, अगर फजलुर रहमान साहब को बना सकते हैं तो हरीम शाह को भी बना सकते हैं। तो अगर हरीम शाह को बना लें तो अच्छा सॉरी सदीक, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माइंड ना कीजिएगा। हरीम शाह का जो ज़हनी आईक्यू लेवल है वो तो सबके सामने है, मुझे उसके बारे में कोई बात करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं क्या उसके बारे में बात करूँ, लेकिन जो उसके शिकार कह लें, जो उसके हत्थे चढ़ जाते हैं ओपन वर्ड्स, वो बच्चे हैं, चूचे काके, रोटी को चोची कहते हैं, काके मन्ने, कौन है वो? देखें बिल्कुल ये नामुनासिब बात है, इतने अहम ओहदों पर बैठे हुए, अहम पोजीशंस पे बैठे हुए और ऐसे जैसे ये छिछोरी हरकतें हो रही हैं जिस तरह की, ये बहुत ही नामुनासिब है। इतने नॉन सीरियस लोग ऐसे बनाएंगे नहीं आप पाकिस्तानी हरीम शाह के साथ, सॉरी टू से। बिल्कुल वो फॉरेन ऑफिस भी पहुंच जाती है, वो अहम मिनिस्टर्स जो कुछ वो लड़की ऐलान करती फिर रही है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या कर रही है आजाद, मुझे बताएं आजाद क्यों फिर रही है? जो उसकी आखिरी बड़ी गलती थी, आपको याद होगा, वहां तक पहुंच गई जहां तक सहाफी बेचारे पीटने पे हमें रसाई तक नहीं होती, तो उसके बाद आजाद फिर रही है बीबी, वो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान से तो बाहर जा चुकी हैं। वो नवाज शरीफ साहब के बाद इस वक्त दूसरी बड़ी शख्सियत हरीम शाह हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हरीम शाह, तीनों जो अहम शख्सियात हैं पाकिस्तानी सियासत में जिनका इस वक्त बहुत तज़किरा है, क्या मैसेज किया फिर इस बात से पाकिस्तान से बाहर हैं। देखें वो ये वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि सबसे पहले तो उन मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि वो जो मिनिस्टर हैं उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप इतनी अहम पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और आप किस तरह की ये
जो है वो छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, तो ये बहुत ही नामुनासिब एक चीज़ है। लेकिन बात हम उसी पे आते हैं कि देखें 2019 में ख़ास तौर पे दिसंबर के हवाले से जो अफवाहें थी, जो इतना यकीन के साथ कहा जा रहा था कि हुकूमत घर चली जाएगी, और फिर इस पूरे साल में जिस तरह से खबरें दी जाती रहीं हर चौथे दिन कि जी फ़ौज और हुकूमत में इख्लाफात पैदा हो गए हैं, कभी कहा गया कि अब ये हुकूमत ये हो गया है, अब वो हो गया है। चेयरमैन सेनेट के मामले में आप देख लें, हर मौके के ऊपर फेक न्यूज़ का तूफान बरपा रहा। लेकिन मैं इसमें हुकूमत को भी बराबर का जिम्मेदार समझता हूँ कि इमरान खान साहब कहते तो हैं कि मीडिया में माफिया बैठा हुआ है, तो भाई कौन सा माफिया बैठा हुआ है? क्या इस माफिया को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस माफिया को एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? फिर शहरार अफरीदी साहब मीडिया को कहते हैं कि मीडिया पता लगाए कि राना सनोला का केस क्यों आगे नहीं चल रहा और कौन सा माफिया जो नहीं चलने दे रहा। भाई आप हुकूमत हैं, इदारे आपके कंट्रोल में है, एजेंसियां आपके कंट्रोल में है, रिपोर्ट्स आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, इक़्तिदार। मेरी बात सुने सदीक, क्या कंट्रोल में है? हरीम शाह तो कंट्रोल ना हो सके, आपने खुद ही कह दिया कि भाग गई बाहर, कोई पूछने वाला नहीं है हरीम शाह को। आपके मिनिस्टर्स का, काबीना के मेन लोगों का, बड़े लोग हैं ये, इनको लोग सुनते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल के दावेदार है कि मुस्तकबिल को संवारेंगे, मुल्क को बेहतर करेंगे, मुल्क का प्रेजेंट इनके पास है, फ्यूचर इनके पास है, दावेदार हैं ये। और ये क्या कुछ करते फिर रहे हैं, यानी इनका इमेज खराब हो रहा है, इनकी अपनी मर्जी से हो रहा है, वो जानबूझ के तो खराब नहीं कर रही होगी, इनकी मर्जी से खराब हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या कह सकते हैं? चलें ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जी जरा आप दीजिएगा अपना लास्ट कमेंट, उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। सदीक बताइए। नहीं, ये ब्रेक के बाद ही आगे करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक के बाद मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलें ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 2019 का आखिरी प्रोग्राम और इंशाल्लाह कल 2020 का पहला प्रोग्राम हम करेंगे, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। ज़िंदगी अगर वफ़ा कर जाए तो ही हम कह सकते हैं कि कल का सूरज हम देख सकेंगे। सदीक जान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करूँ कि इस साल सुप्रीम कोर्ट को जो बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश होंगे वो क्या होंगे, बड़े केसेस क्या होंगे, उससे पहले आपके जहन में कोई बात थी, आप बात करना चाह रहे थे, तो मुझे ब्रेक पे जाना था। मैं चाहती हूँ पहले वो बात नाजरीन तक पहुँचाइए। जी, मैं आपको बता रहा था कि ये हरीम शाह ने जो किया उसका हमें भी बहुत नुकसान हुआ है, और वो ये हुआ है कि आज जब काबीना के इजलास के बाद खबरें चली कि ANF के हवाले से वहाँ पे डिस्कशन हुई है, तो मेरा एक सोर्स हैं, एक वज़ीर साहब, मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने कहा जी कॉल कर सकता हूँ आपको, तो उन्होंने कहा जी थोड़ी देर में करें। मैंने कॉल की तो मैंने कहा बताएं, कहता नहीं यार व्हाट्सएप पे भी एतमाद नहीं रहा, व्हाट्सएप भी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। तो मैंने कहा मैंने कौन सी आपसे गंदी को बातें करनी है, आप बता दें। कहते नहीं व्हाट्सएप पे बात नहीं करनी। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं लिख के तुम्हें भेज देता हूँ, तुम्हारे पास स्नैपचैट नहीं है। मैंने कहा सर स्नैपचैट की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बात यह है कि अब हरीम शाह की वजह से हमें भी नुकसान हो रहा है कि हमारे तो सोर्स साहब हमसे व्हाट्सएप पे बात भी नहीं करते। भाई पहले सोचना था तो हमने तो आपसे चलो खबर लेनी होती है, हमने कौन से को आपके साथ कोई और मामलात या बात करनी होती है। तो ये एक खैर नुकसान हुआ है। हरीम शाह ने कॉल जो रिकॉर्ड किया है सबको हैरान कर दिया कि इसका मतलब है व्हाट्सएप के भी लेवल और सहाफ़ियों को भी नुकसान हो गया। तो बात इसके बाद हम करते हैं जो आपने इंट्रो में बात की थी और पिछले सेगमेंट में आपने सवाल भी किया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ से, आप डर भी रहे हैं फिर आप वो काम कर भी रहे हैं। सदीक, इसकी क्या नफ्सियात, क्या साइकी है? एक तरफ डर रहे हैं कि हमारी कॉल लीक हो जाएगी, तो फिर कॉल करनी ज़रूर है। कौन पीछे लगे ताड़े कि तुसी करनी है कॉल, बाद से डरना भी है कि लीक ना हो जाए। देखिए अफसोसनाक बात है ना, और ये पूरे माशरे का अलमिया है, हम सब का अलमिया है। वो कहा जाता है ना कि जब कोई भी गुनाह करने लगता है आगे पीछे दाएं बाएं देखता है लेकिन ऊपर कोई नहीं देखता कि अल्लाह की ज़ात तो देख रही है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों को अल्लाह का खौफ नहीं होता, स्क्रीनशॉट्स और कॉल रिकॉर्ड का खौफ होता है कि कहीं पे स्क्रीनशॉट ना आ जाए या कॉल रिकॉर्ड ना आ जाए। अल्लाह का कोई खौफ नहीं। ये बात मैं हमेशा करती हूँ, हाँ बिल्कुल, कि अल्लाह का खौफ रखें ना आपने जो अच्छा करना है वो भी दुनिया को दिखाने के लिए करना है। आप मौत के बाद जो हमारा बिलीव है बीइंग अ मुस्लिम कि हम अल्लाह ताला को जवाब दें अपने तमाम अमाल के लिए, ना कि दुनिया को। तो आप दुनिया के डर से कुछ करते हैं, कुछ छुपाते हैं। जो अल्लाह हर वक्त आपको देख रहा है उसका आपको कोई डर नहीं है। खैर एनीवे, फिर मुझे कहेंगे ये आलिम दीन नहीं है, आलिमा बैठी हुई थी प्रोग्राम में, ये आलिमा नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं, इसलिए हम इस डिस्कशन को साइड पे करते हैं
और बस इनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनको ये जो मर्ज़ी करें अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन ये जिन ओहदों पे बैठे हैं उन ओहदों का, उन कुर्सियों का एहतराम करें और लोगों की एक्सपेक्टेशन इनके साथ जुड़ी हुई हैं। मुल्क के जो हालात हैं ना, मेरे ख्याल से अफोर्ड नहीं करते हम लोग कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, इस तरह के लोग हैं, ये हरीम शाह जैसे चक्रों में पड़े हों। बस बात यहाँ पे ख़त्म होती है। मुल्क के जो हालात हैं मुल्क को ठीक करें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के लिए साल जो है 2020 कितना चैलेंजिंग साबित होगा, आप ज़रा बताइएगा कि अगर मैं जानना चाहूँ कि 3-4 बड़े जो चैलेंजेस हैं सदीक जान, वो आपको कौन से नज़र आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए? देखिए, 4-5 चैलेंजेस हैं जो जस्टिस गुलजार साहब के लिए बहुत बड़े होंगे। एक तो ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सज़ाए मौत का फैसला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में आना है, उस केस को सुना जाना है। फिर उसके बाद हुकूमत ने ऐलान किया था वो कि उसके बाद अभी वो दोबारा अभी उनको फैसला करना है कि जस्टिस एट वकार साहब जो पैरा 66 जो उन्होंने लिखा है उसके बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना या नहीं जाना। तीसरा जो गुलजार साहब के लिए चैलेंज होगा वो केस है जो काजी फाइज़ साहब का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। जस्टिस उमर बंदयाल साहब उसको हेड कर रहे हैं, एक वो मामला है। और उसके अलावा जो चैलेंजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए 2-3 बड़े, उनमें से एक ये होगा कि अवाम का एतमाद कैसे बहाल किया जाए जुडिशरी के ऊपर, कि अवाम देखती है कि ताकतवर के लिए कोई और कानून है, कमज़ोर के लिए कोई और कानून है। ताकतवर जो है वो सजा याफ्ता मुजरिम, जाली और मुबैना बीमार पूरे निज़ाम को मुँह चढ़ाते हुए बेहतरीन जहाज़ में मज़े से बैठ के सामने अंगूर रख के और आराम से पाकिस्तान से फरार हो गया और उसको कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे आम कैदी जो है वो अभी ये मुल्तान में जिस तरह उसको शिफ्ट किया गया, एक साना मार्टून के बाद वो जो एहतजाज हुआ था उसमें जो केसेस बने थे, उसका एक जो मुल्जिम है उसको जिस तरह से मुल्तान 10 दिनों में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में हथकड़ियों समेत उसको रखा हुआ है। तो ये अदलिया के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो एतमाद को, लोगों के एतमाद को कैसे बहाल करते हैं अदलिया के ऊपर, क्योंकि अदालत जो है, जुडिशरी जो है वो चलते ही लोगों के एतमाद के ऊपर है। अगर लोगों का एतमाद ही नहीं रहेगा अपनी अदालतों के ऊपर तो माशरे नहीं चल सकते। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसके साथ साथ एक और चैलेंज ये होगा, कल शायद हम इस पर स्टोरी करेंगे, जस्टिस गुलजार साहब के आने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल को दरखास्तें मौसूल होना शुरू हो गई हैं। लोगों ने एक बार फिर उम्मीदें जोड़ ली हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। लोगों को लगता है कि जस्टिस खोसा ने तो ह्यूमन राइट्स के केसेस में बिल्कुल कुछ नहीं किया, उन्होंने तो एक भी केस टेकअप नहीं किया, लेकिन उन्हें लगता है कि गुलजार साहब आगे जुडिशियल एक्टिविज्म करेंगे, ह्यूमन राइट्स सेल एक्टिव होगा, तो वो दोबारा दरखास्तें शुरू हो गई हैं। इस चीज़ को भी देखना होगा जस्टिस गुलजार साहब को कि लोगों की आसों, उम्मीदों और तौक़ात पे पूरा उतरें और जुडिशरी जितना ह्यूमन राइट्स सेल के जरिए लोगों को रिलीफ दे सकती है वो भी दे। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं और चीज़ें हैं जो कि गुलजार साहब के लिए सामने हैं। अच्छा, अब ये 1 से 1.5 मिनट रह गया क्लोजिंग में, तो मैं चाहती हूँ कि हम सहाफ़त के हवाले से भी बात करें। गैर जिम्मेदाराना सहाफ़त भी देखने को मिली 2019 में। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, किसी को टारगेट नहीं करूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं सदीक जान जिनकी वजह से आपके और मेरे जैसे लोगों को भी बहुत से सवालात का सामना करना पड़ता है। मतलब अल्लाह जानता है कि हम बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। हमारी कोई फेवरेट पार्टी नहीं है, हमारा कोई फेवरेट लीडर नहीं है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो नून लीग से ताल्लुक रखता है, चाहे पीपल्स पार्टी से, चाहे पीटीआई से, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान है, उनका कोई फॉलोअर है, चाहे वो गेंडा नुमा करैक्टर है जो इंडिया के चैनल्स पे बैठता है और पता नहीं क्या बोलता है, होश में होता है नहीं होता है। कोई भी हो, खा वो MQM पाकिस्तान हो, कोई भी हो, हम सबसे सवाल पूछते हैं, सब पर तनकीद करते हैं। हमारे प्रोग्राम की, हमारे चैनल की माशाल्लाह एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। मुझे बताएं कि बहुत से लोग, अगेन आई वुड से, कि मैं नाम कोट नहीं करूंगी, ऐसे लोगों ने सहाफत पर कितना बड़ा सवालिया निशान लगाया 2019 में? बहुत बड़ा उन्होंने, मैं समझता हूँ, मैं आज भी पहले ये बात कर रहा था कि ये मीडिया को, पूरे मीडिया को नुकसान हुआ है इन लोगों की वजह से। लोगों का मीडिया पर से एतमाद कम हुआ है। अब आप देखें ना, 10 खबरें तो मैंने आपको गिनवा दी जो बड़ी फेक न्यूज़ थी, बाकी 20 छोड़ दें, 10 तो बड़ी खबरें मैंने आपको गिनवा दी किस तरह की जो है वो दी गई। तो ये बहुत अफसोसनाक है, इससे लोगों का मीडिया पर से एतमाद कम हुआ है। और लोग इसीलिए अब लोग कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे भी बहुत सी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती हैं, उसमें भी बहुत सारे झूठ चल रही होती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया पे ये चीज़ आई है ये ठीक होगी, मीडिया जो है वो चीज़ें नहीं बताता। तो मीडिया ने अपनी साख को ओवरऑल मुतासिर किया है। आपने देखा कि लोग अब बहुत कम लोगों पर एतमाद करते हैं, लोगों को हर खबर झूठी खबर लगती है। तो मीडिया को जिम्मेदाराना सहाफत करनी चाहिए थी, मीडिया के लोगों को। हुकूमत जहाँ पर गलत है उसको गलत कहना चाहिए, हुकूमत की नाअहली, नाकामी को हाईलाइट करना चाहिए, आवाम के मसाइल को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन जाती एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और जाती पसंद नापसंद को पीछे रखना चाहिए। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।